अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुजतबा मुनीब। आप सब देख रहे हैं दी बॉटम लाइन। नरेंद्र मोदी सरकार जब से दूसरी मर्तबा हुकूमत में आई है, लगता है अपना हर लम्हा हर चीज़ जो है कॉरपोरेट की ख्वाहिशों को पूरी करने में लगी हुई है। बहुत सारे नए नए बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए जा रहे हैं और जितने मेंबरान पार्लियामेंट इनके पास हैं तो इन्हें किसी और की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशंस को बेचा जा रहा है, रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को सेल किया जा रहा है। और अब जो बिल्स रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में पास किए गए हैं, बहुत सारे बिल्स पर ऑब्जेक्शंस उठे हैं कि वो सीधे सीधे कॉरपोरेट को फ़ायदा उठाते हैं। हमने देखा कि मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल बिल या फार्म बिल के ख़िलाफ़ लाखों किसान पूरे मुल्क में सड़क पर निकल कर आ गए। एनडीए में अकाली दल से कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने इसके मुखालिफत करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन चूँकि इसमें किसानों का फ़ायदा हो न हो, कॉरपोरेट का फ़ायदा तो होगा ही, इसलिए सरकार ने शदीद मुखालिफत के बाद भी इसे पास कर लिया। और मोदी जी ने इसे जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह एक हिस्टोरिकल बताया। पता नहीं क्या वाकई में जिस तरह तारीख़ में ये दो चीज़ें हिस्टोरिकल हुई थी, क्या ये भी वैसी तरह का हिस्टोरिकल होगा, या लोग इसको फिर भूल जाएंगे, या ये बार बार तकलीफ़ जो है लोगों को याद आती रहेगी। ये आगे जाकर हमको पता चलेगा। इन बिल्स के बीच में मोदी सरकार ने एक और बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, वह है FCRA क़ानून में तब्दीली अमेंडमेंट एक्ट। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी मुल्क से बाहर रहकर कमाने वाला शख्स, फिर चाहे वो भारतीय हो या फॉरेनर, अगर उनसे भारत में किसी तंजीम या फ़र्द को डोनेशन लेना होता है तो उसके पास ये रजिस्ट्रेशन होना लाजमी होता है। सरकार ने इस क़ानून में तब्दीली की वजह बताते हुए कहा कि 2010 से 2019 के पीरियड में FCRA के तहत आने वाले जो डोनेशंस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, 2 गुना हो गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका या तो गलत इस्तेमाल किया या ठीक से उसको बरता नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन को ठीक से नहीं दिया। और यही वजह है कि सरकार ने बताया कि तकरीबन 19,000 FCRA रजिस्ट्रेशंस को सरकार ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया है। साथ ही ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात भी की गई है। हम जानते हैं कि FCRA ये बेसिकली होम मिनिस्ट्री से जुड़ी हुआ एक रजिस्ट्रेशन है। अब आइए देखते हैं कि सरकार ने ऐसी कौन सी तब्दीलियां हैं जो रीसेंट अमेंडमेंट में प्रपोज़ की है FCRA के तहत। मौजूदा क़ानून के मुताबिक जजेस हों, सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों, किसी भी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हों, या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो सरकार चलाती हो, इसके मुलाजमीन को FCRA फ़ंड लेने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें नहीं मिल सकता था। जो नई तब्दीली सरकार ने इसमें की है उसके मुताबिक पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ जोड़ा गया है कि पब्लिक सर्वेंट को भी अब यहाँ से FCRA फ़ंड लेने की इजाज़त नहीं होगी, उस पर पाबंदी होगी। पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं वो डिफ़ाइन होगा IPC इंडियन पेनल कोड की धारा 21 के तहत, जिसमें ये बताया गया है कि नंबर 1 फ़ौज के अफसरान, जिसमें किसी एयरफोर्स हो, नेवल के अफसरान हो, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो, फिर जजेस या क़ानूनी सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम अफसरान, या कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए अफसरान जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हो, या किसी को कोई रिपोर्ट लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड पेश करनी हो, ये इसके अंदर आते हैं। फिर कोई जूरी मैन हो, वो भी इसके अंडर में आता है। फिर कोई अगर रेवेन्यू ऑफिसर हो या उस पंचायत का मेंबर हो जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने काम के लिए रखा हो, अपने खुद को असिस्ट करने के लिए रखा हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट के तहत आते हैं। वो अफसरान जिसको किसी भी आदमी को क़ैद करने का इख्तियार हो, वो इसके तहत आता है। वो जिसके पास क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी को रोकने का इख्तियार हो, ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले पर कार्रवाई करने का इख्तियार हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। या वो अफसरान जिनके पास सरकार के नुमाइंदे के तौर पर ज़मीन या जायदाद हासिल करने, बढ़ाने का इख्तियार दिया गया हो, या रेवेन्यू का काम दिया गया हो, ये तमाम लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा
जो लोग पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में आते हैं वो हैं इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड, वो ऑफिसर्स जो इलेक्शन कंडक्ट करते हों, कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट का हिस्सा कहलाएंगे। या फिर जो सरकार से इस काम की जिन्हें तनख्वाह मिलती हो, यानी कहीं भी किसी भी कैटेगरी में वो मुलाजिमीन हो और उन्हें तनख्वाह सरकार के ख़जाने से मिलती हो, फिर चाहे उन्हें सरकार ने अपॉइंट किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल कमिश्नर है, या फिर वो जनता के ज़रिए चुने गए नुमाइंदे हों जिनको तनख्वाह मिलती है, वो हमारे MLAs हैं, MPs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, तो लेजिस्लेचर्स भी जो हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट में शुमार किया जाता है IPC के तहत। तो ये जो पाबंदी है वो किसी भी फ़र्द पर है, कोई इंडिविजुअल जो पहले FCRA लिया करता था वो अगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है तो उसे FCRA का फंड अब नहीं ले सकता है, उस पर पाबंदी होगी। लेकिन ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन NGO जिसमें पब्लिक सर्वेंट एक पार्ट हो, एक मेंबर के तौर पे हो, उस तंजीम पर ये जो सिस्टम है ये लागू नहीं होगा। ये पहली तब्दीली सरकार ने की है। दूसरी तब्दीली जो सरकार ने की है वो ये कि इससे कबल, इस अमेंडमेंट से पहले FCRA रजिस्टर्ड तंजीम को अगर कोई फ़ंड बाहर से मिलता था तो वो किसी दूसरी FCRA रजिस्टर्ड तंजीम या फ़र्द को ट्रांसफ़र कर सकती थी, उसे दे सकती थी या डोनेट कर सकती थी। लेकिन अब जो तब्दीली की गई है तो किसी भी दूसरे को ये ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। जिसने फ़ंड हासिल किया है, जिस पर्पस के को डिफ़ाइन करते हुए हासिल किया है, उसी को उसी सिस्टम में खर्च करना होगा। ये दूसरी पाबंदी सरकार ने इस अमेंडमेंट में लगाई है। तीसरी तब्दीली सरकार ने इसमें लगाई है कि FCRA में किसी भी तंजीम को जो फ़ंड मिलता था, अब तक ये होता था कि उस फंड का एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेज, इस्तेमाल जो है सिर्फ 50% तक ही अलाउड था, और अगर किसी को 50% से अबव खर्च करना है तो उसे सरकार से इजाज़त लेना पड़ती थी। लेकिन अब उस 50% को कम करते हुए 20% पर ला लिया गया है, यानी कि किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो FCRA फंड इस्तेमाल करना है तो मोर देन 20% अगर उसका एक्सपेंडिचर जा रहा है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी, प्रायर परमिशन लेनी होगी। ये तीसरी तब्दीली। चौथी तब्दीली ये है कि अब तक सरकार किसी भी फ़र्द या तंजीम के फ़ंड के इस्तेमाल, जो उसे फ़ंड मिला है उसका अगर वो यूटिलाइजेशन चल रहा है, या जो फ़ंड उसको मंजूर हो चुका है और अभी वो फ़ंड आने वाला है, उस पर उस वक़्त तक पाबंदी नहीं लगा सकती थी या दखल नहीं दे सकती थी जब तक वो फ़र्द मुजरिम ना करार हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी फ़र्द को कुछ फ़ंड आया, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी उठी और इंक्वायरी में ये बात पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाई गई कि वो मुजरिम है, तब जाकर उसके फ़ंड के इस्तेमाल को रोकने या आने वाले फ़ंड को रोकने का इख्तियार सरकार को था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद सरकार ने ये कह दिया है कि कोई फ़ंड आया है और कोई उसको, सरकार को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद से ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार एक समरी इंक्वायरी के टर्म के साथ इंट्रोड्यूस होगी और उस फंड के यूटिलाइजेशन को भी रोक सकती है और आने वाले फ़ंड को भी वो रोक सकती है। इससे मुताल्लिक बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। हमारे शहर के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने रिसेंट ही में, आजकल ही में लोकसभा टीवी के डिबेट में कहा है कि इस तरह के चेंजेस को सरकार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, किसी को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, किसी को दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए कि अब तक तो मुजरिम नहीं करार पाया, लेकिन तब भी आप उसके फ़ंड यूटिलाइजेशन को रोक दे रहे हैं और उस पर ज़बरदस्ती आप कर सकते हैं। हमारे साथ सैयद इम्तियाज़ जलील हैं, आप सांसद हैं औरंगाबाद से, आपका बहुत में संलिप्त पाए जाएंगे। उनके FCRA जो उनको मिला है उस सब को एक तरह से रद्द करने की का अधिकार सरकार के पास है भी, और जो मेरी जानकारी है उसमें बहुत सारे ऐसे संगठनों का FCRA कैंसिल किया भी गया है पिछले दिनों। जी बिल्कुल, जैसा देखिए मैं सुनीता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है। अगर ये 5 साल के बाद भी अगर मतलब ऑडिटिंग अगर सही तरीके से करे, अगर उसका इलीगल तरीके से या कुछ देश के खिलाफ या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है उन पैसों का, तो उसको मॉनिटर करने के लिए वैसे भी बहुत सारी एजेंसीज है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी एजेंसीज 5 साल खामोश बैठेंगी और 5 साल जब ऑडिटिंग का रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद वो हरकत में आएगी। बेसिकली हमारा सिर्फ इस बात के ऊपर ये था कि बिल आप लेकर आइए, लेकिन इस बिल की आड़ के अंदर आप किसी को हैरेसमेंट का एक जरिया मत बना दीजिएगा। उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं सर, कि ये जब कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा था, बहुत सारे भारतीय लोग हैं, मेरे
खुद के रिश्तेदार, मेरे खुद के दोस्त अहबाब इतने लोग थे, और जब वो देखते थे टेलीविजन के ऊपर कि इतने सारे लोग अनाज के लिए परेशान है, सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, उन्हें खाने पीने का कोई ये नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से जितना भी किया है या जितना भी सीना ठोक कर कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बहुत सारे विदेशों में रहने वाले जो भारतीय थे, जो मेरे भी दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो कहते थे कि हम कुछ भेजना चाहते हैं, आप उनकी मदद करेंगे क्या? लेकिन फिर सवाल ये हो जाता है कि अगर वो पैसा यहां पर आया और कल के दिन अगर इम्तियाज जलील को हैरास करने का है कि भैया ये तो पैसा आया था, अब बताओ कहां पे ये करना है, मेरी मंशा, मेरी नीयत मुझे मालूम है कि ये पैसा मैं कहां खर्च करने वाला हूं, लेकिन पुलिस के लिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए, जो भी एजेंसीज रहेगी, उनके लिए कोई जरिया ना बन जाए कि साहब ये बोलते बहुत है तो इनको हैरेसमेंट करने के लिए चलिए लाइए इनको पकड़ लिया जाए और इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। पांचवी तब्दीली की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवी तब्दीली ये है कि अब तक ये होता था कि किसी आदमी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का के ऊपर अगर FCRA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बाद अगर सरकार एक्शन के तौर पे उसके लाइसेंस को सस्पेंड करती है, रजिस्ट्रेशन को, तो सिस्टम ये होता था कि 180 दिन का टाइम रहता था जिसमें वो सस्पेंडेड रहता था, और सरकार अगर वो 180 डेज़ में उसको कैंसिल नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती, रद्द नहीं कर देती रजिस्ट्रेशन को, तो उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने अपने पावर्स और बढ़ाते हुए वो 180 डेज़ की लिमिट को ख़त्म कर दिया है कि अगर सरकार कहीं 180 डेज़ की लिमिट में कैंसलेशन को नहीं कर पाती तो उसके बाद भी कैंसिल करने का इख्तियार सरकार को होगा। ये एक पावर अपने पास सरकार ने बढ़ा लिया है। फिर साथ ही जो तब्दीली अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके अलावा आपसे रजिस्ट्रेशन हासिल करने या फ़ंड के लिए परमिशन लेने को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबरान के आधार कार्ड या पासपोर्ट को जमा कराना लाजमी होगा। ये एक एडिशनल फीचर FCRA एक्ट में सरकार ने डाला है, एक सबसेक्शन डाला है कि अगर आपको फ़ंड के लिए अप्लाई करना है, नया रजिस्ट्रेशन FCRA का किसी को लेना है या रिन्यूअल के कराने के लिए जाना है, तो जितने मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, NGO के, उनके या तो आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर जमा करवाना होंगे, और अगर उनमें से कोई फॉरेनर है उन NGO में मेंबर्स में से, तो उसे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड नंबर जो है वो देना होगा, उसे सबमिट करना होगा, तभी वो रिन्यूअल हो सकेगा। उसके अलावा और जो एक एडिशन हुआ है वो ये कि इसके बाद अब किसी को अपना FCRA सर्टिफिकेट अगर सरेंडर करने का चाह रहा है तो वो पहले सरेंडर नहीं कर सकता था, अब वो खुद से आकर अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता है रजिस्ट्रेशन का बीच में। एक और तब्दीली जो की है वो ये कि FCRA फ़ंड की जो रिसीप्ट है वो सरकार को अब SBI न्यू दिल्ली के ज़रिए भिजवानी होगी, या वो बैंक जिसको आगे जाकर सरकार डिफ़ाइन करेगी उसके ज़रिए प्रोसेस करना होगा। साथ ही सरकार ने ये भी बताया है कि अब किसी यहाँ से जो है FCRA रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस फ़र्द को SBI न्यू दिल्ली में अकाउंट ओपन करना होगा सरकार के साथ मिलकर, ये या फिर कोई और बैंक जिसको सरकार डिफ़ाइन करेगी कि इसके थ्रू आप आगे आइए, ये चीज़ एक सरकार ने लाजमी की है। तो ये 4 से 5 तब्दीलियाँ सरकार ने FCRA एक्ट में की हैं। हमने ज़रूरी समझा कि हम इसको आप तक पहुँचाएँ, इसलिए कि इस देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो FCRA सर्टिफिकेट रखती हैं और अपने सोशल वर्क को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब ये तब्दीलियाँ हैं जिसके तहत आगे उनको काम करना होगा। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसलिए कि यही एक चीज़ है जो हमारे ग्रोथ को या इस वीडियो के बनाने के सिस्टम में हमें मदद देती है। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और दीगर लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।